चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो गई। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज ए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते थे बेटा वीसी से। और ये क्या होता था बेटा? क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता था? द मिनिमम वोल्टेज एट विच द कोरोना इज जस्ट इनिशिएटेड या फिर जस्ट स्टार्ट। मतलब आपका वो मिनिमम वोल्टेज जिस वोल्टेज पे आपका कोरोना क्या होता था, स्टार्ट हो जाता था, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज जिस वोल्टेज पे कोरोना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना किस वोल्टेज पे मिनिमम स्टार्ट हो जाएगा? जिस वोल्टेज पे आपकी जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर वो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो गई या फिर उससे ज्यादा हो गई, तो आपकी जो एयर होगी क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड हो जाएगी। और एयर का आयनाइजेशन ही क्या कहलाता है? कोरोना आपका कहलाता है। ठीक है, तो कोरोना होने के लिए जो एयर होनी चाहिए, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका जो है जो आपकी दैट इज आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से बड़ी हो गई या फिर उसके जस्ट बराबर हो जाएगी, तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? आयनाइज्ड हो जाएंगे। और आयनाइजेशन होने की वजह से कोरोना आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो होता है ये हमेशा कैसे डिफाइन होता है? पर फेज डिफाइन होता है। तो मैंने लिखा था क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज ऑलवेज डिफाइंड पर फेज। और क्रिटिकली डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज ए वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल के बीच का जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। ये आपका पर फेज आपका क्या होता है? डिफाइन होता है। ठीक है, मैंने लिखा था बेटा इन क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज द एयर मॉलिक्यूल गेट स्टार्ट आयनाइज्ड। ठीक है, आपके जो एयर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे बेटा? उनका आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर हम बात करेंगे और इस वोल्टेज लेवल पे आपको हिसिंग साउंड या फिर हिसिंग नॉइस क्या होता है? सुनाई देता है या फिर आपका प्रोड्यूस होता है। तो जिस वोल्टेज पे एयर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? आयनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस वोल्टेज पे जैसी आयनाइजेशन होगा आपका एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा। दैट हिसिंग साउंड इज नथिंग बट द इंडिकेशन कि आपका कोरोना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का जब हम फार्मूला निकालेंगे, ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का जनरल फार्मूला है किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे। हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर के बारे में बात नहीं करें, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे आपका जो है दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का जो फार्मूला है दैट इज एम नॉट जी नॉट, दैट इज डेल्टा, दिस इज आर एल एन डी बाई आर किलो वोल्ट पर फेज। और मैंने यहाँ लिखा है पर फेज। ये कैसा होगा? ये पर फेज वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर आप जो है किसी फेज में जो वोल्टेज होगा अगर वो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के बराबर हो गया तो आपकी जो है एयर क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी और कोरोना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के बराबर पहुंच गया, अगर आपका लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है अगर वो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के बराबर हो गया तो आपका कोरोना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोरोना का स्टार्ट होने का मतलब कि आपकी जो एयर है वो क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज। अब इस फार्मूले में कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है पहले हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते। पहले मैं लिख देता हूं, ये जो मैंने क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फार्मूला रखा है ये जनरल फार्मूला है किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं जो भी चीज है बेटा मैं लिख रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो डेरिवेशन में कराऊंगा उसका मुझे यूज आएगा जब मैं आपको केबल पढ़ाऊंगा। और कई सारे फार्मूले जब मैं आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लाइन के कैलकुलेट कराऊंगा वहां भी आपको यूज आएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी जो है चीजें आप लोग मान के चलेंगे, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वो सारी सारी चीजें प्रूव करा दूंगा। ठीक है, तो ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं दिस फार्मूला of critical disruptive
that is critical disruptive voltage is valid फॉर एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी भी प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप जो है अपने क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज को निकालना चाहते हैं, जिस वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए ये फार्मूला किसी भी वोल्टेज और किसी भी टेम्परेचर के लिए जनरल फार्मूला है। नाउ दिस इज, एक मिनट, क्या हो गया ये? चलिए इसको लिख लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं, यहां दिस इज द जनरल फार्मूला, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ क्रिटिकल disruptive voltage। applicable for any temperature and any pressure। मतलब ये जनरल फार्मूला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए नहीं है, ठीक है? हर एक प्रेशर, हर एक टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर किसी भी टेम्परेचर के लिए अगर आप क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज निकालना चाहते हैं, जिस वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट होगा, तो दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले में आपका कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करें वो मैं लिख रहा हूं, वेयर। अब लिखना स्टार्ट करें, इस फार्मूले में आर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द कंडक्टर। जनरली आप देखेंगे जो एयर की डायल, यहां पर मैं कौन सी वैल्यू लिख रहा हूं, आरएमएस वैल्यू लिख रहा हूं, तो यहां मैं एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखूंगा। जी नॉट क्या है? एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे, ठीक है? नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो तो उसकी कौन सी वैल्यू लिखूंगा, आरएमएस वैल्यू, जो कि कितनी होती है 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो यहाँ रेडियस को भी मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पे रखूंगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, किलो वोल्ट में आएगा, तो वोल्टेज भी किसमें कैलकुलेट होगा, किलो वोल्ट में। तो जनरली इस फार्मूले में जो आप रेडियस रखेंगे कंडक्टर की, वो किसमें रखेंगे, सेंटीमीटर में। अगर मैं आरएमएस वैल्यू को मिलीमीटर में 2.12 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में रखूंगा, तो रेडियस को भी मैं मिलीमीटर, तो जनरली मैं सेंटीमीटर में रखूंगा, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, वेयर। इस फार्मूले में आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टर की रेडियस को, जिसको कि हम लोग किस में रखेंगे, इन सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान रखिए जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं, ठीक है? स्मॉल डी किसको रिप्रेजेंट है, स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर बोलिए या फिर स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, और स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। और इसको भी जनरली हम किस में रखेंगे, हेलो, रेडियस को हम सेंटीमीटर में रखते गए, तो डिस्टेंस को भी, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर को सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके तभी यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। एलएन के अंदर यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे LN1 LN2 LN3 लाइक समथिंग, तो उसको भी हम किस में रखेंगे, जनरली आपका डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर आपकी किस में होगी, अगर ये मिलीमीटर में होगी तो ये भी मिलीमीटर में, अगर ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, ठीक है? तो इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, ठीक है?
इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज जी नॉट। जी नॉट किसको रिप्रेजेंट करा है? जी नॉट रिप्रेजेंट करा है एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। इस फार्मूले में आपका जी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर की डाइलेक्ट्रिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जी नॉट का मतलब है उसकी कौन सी वैल्यू हमें लिखना है? दैट इज नथिंग बट द आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं? आरएमएस। तो क्या आप यहाँ पर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की कौन सी वैल्यू निकाल रहा है? आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर आपको कौन सी, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू, मैं यहाँ पर जनरली एसी है तो आरएमएस वैल्यू पे ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की कौन सी वैल्यू रखूंगा? आरएमएस वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू रखूंगा? आरएमएस वैल्यू। इस फॉर्मूले में जनरली आरएमएस वैल्यू रखेंगे तो आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की कौन सी वैल्यू आएगी? आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर किस प्रेशर, किस टेम्परेचर पे? नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर पे कितनी होती है? दैट इज नथिंग बट द 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। आपने डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखी है तो आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भी आरएमएस वैल्यू सेंटीमीटर, अगर ये मिलीमीटर में होती तो इसको भी मैं मिलीमीटर में रखता। मिलीमीटर में 2.12 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। देखो ये किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो आपका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली किलो वोल्ट में कैलकुलेट होगा, किलो वोल्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। और ये एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रखी है मैंने 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये किस टेम्परेचर, किस प्रेशर में होती है? ये नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे ये डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर दूंगा तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपका नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी होती है, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने पे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी चेंज होता है। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब इस फार्मूले में जो एम नॉट है, एम नॉट, एम नॉट किसको रिप्रेजेंट करा और डेल्टा किसको? दो ही चीजें रह गई, तो जब इनके नाम लिख लीजिए। एम नॉट आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है सरफेस फैक्टर। ये क्या कहलाता है? सरफेस फैक्टर या फिर इनरेगुलरिटी फैक्टर। एम नॉट क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सरफेस फैक्टर, सरफेस फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं इनरेगुलरिटी फैक्टर। इनरेगुलरिटी फैक्टर, इनरेगुलरिटी फैक्टर, इनरेगुलरिटी फैक्टर, ठीक है। और जो आपका डेल्टा होता है, डेल्टा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एयर डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी फैक्टर। डेल्टा कहलाता है एयर डेंसिटी फैक्टर। इनकी वैल्यू कितनी होती है अभी इसको डिस्कस करते हैं, एम नॉट और दैट इज डेल्टा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो एम नॉट का नाम लिख देते हैं नीचे। इस फार्मूले में जो एम नॉट है, इस फार्मूले में जो आपका एम नॉट है, एम नॉट, एम नॉट का नाम है, ये कहलाता है आपका दैट इज सरफेस फैक्टर और इनरेगुलरिटी फैक्टर, इनरेगुलरिटी फैक्टर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, अब बात कर रहा हूं दैट इज एम नॉट के बारे में, ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी डिस्कस करते हैं एम नॉट। एम नॉट फॉर स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस कंडक्टर। स्मूथ या फिर पॉलिश मतलब चिकना जो कंडक्टर होता है, चिकने कंडक्टर कौन कौन से? तो सॉलिड कंडक्टर का जो सरफेस होता है बिल्कुल कैसा होता है? स्मूथ होता है।
ठीक है। या फिर हालो कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, कहीं भी आपका जो है सॉलिड कंडक्टर के सरफेस में कहीं भी आपके पास शार्प एज नहीं आएंगे, कोई भी आपका फाइन कर्व नहीं आएगा, बिल्कुल स्मूथ होता है। अब मैथमेटिकल भाषा में स्मूथ वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस सरफेस के किसी भी पॉइंट से केवल एक ही क्या हो पाए बेटा, आपकी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर स्मूथ, मैथमेटिकल टर्म में स्मूथ सरफेस उसको बोलते हैं जिसके किसी भी पॉइंट से केवल एक ही नॉर्मल क्या हो पाए, पास कर पाए। अगर एक पॉइंट पे आप एक ही नॉर्मल किसी सरफेस से खींच सकते हैं तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द स्मूथ सरफेस। उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली, मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले आप लिखते जाए तो आप देखेंगे एम नॉट आपका क्या कहलाता है, सरफेस फैक्टर। ये किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के सरफेस पे डिपेंड करेगा। अब कंडक्टर का सरफेस दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्मूथ होगा या तो आपका रफ होगा। अब रफ में हो सकता है कि रफ किसकी वजह से, डस्ट वट से जम जाए तो भी आपका रफ हो सकता है। या फिर आप देखेंगे जो एसीएसआर कंडक्टर होता है, एसीएसआर कंडक्टर स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, क्या इसका जो सरफेस होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा क्या, बिल्कुल गोल होगा क्या। आप देखेंगे 7 स्टैंड का मैं एसीएसआर लूंगा तो बिल्कुल आपका सर्किल होगा क्या, नहीं, थोड़ी सी इनरेगुलरिटी आएगी, ठीक है। और जितना नंबर ऑफ स्टैंड बढ़ते जाएंगे उतना सरफेस क्या होता जाएगा, स्मूथ होता जाएगा, उतना क्या होता जाएगा, स्मूथ, उतना वो आपका कैसा हो जाएगा, दैट इज आपका स्फेरिकल होता जाएगा, गोलाकार होता जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है स्मूथनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं फॉर स्मूथ सरफेस कंडक्टर, दैट इज फॉर स्मूथ सरफेस कंडक्टर, स्मूथ सरफेस कंडक्टर या फिर पॉलिश्ड सरफेस कंडक्टर, पॉलिश्ड सरफेस कंडक्टर, पॉलिश सरफेस कंडक्टर। अगर आपका सरफेस, आपका जो कंडक्टर का सरफेस है वो स्मूथ है या फिर पॉलिश्ड है, उसके लिए एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1। फॉर स्मूथ और पॉलिश सरफेस कंडक्टर की एम नॉट की वैल्यू कितनी है, 1। अब स्मूथ और पॉलिश सरफेस कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकना, दैट इज फॉर जो सॉलिड कंडक्टर होगा, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर या फिर आप बोल सकते हैं हालो कंडक्टर, सॉलिड या फिर हालो कंडक्टर आपके स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और इसके लिए एम नॉट की वैल्यू कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे या तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा या तो रफ होगा, ठीक है। रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, रफ सरफेस, रफ सरफेस के लिए एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो नेक्स्ट बात करेंगे फॉर फॉर रफ सरफेस, रफ सरफेस कंडक्टर। रफ सरफेस कैसा हो सकता है, कंडक्टर के सरफेस में मान लीजिए डस्ट वस्ट जमा हो जाएगी तो स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें उबड़ खाबड़ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रफ सरफेस। या फिर जो है एसीएसआर कंडक्टर जो होता है, एसीएसआर कंडक्टर आपका स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है। जब हम एसीएसआर कंडक्टर बनाएंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। आपका बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर, ये सॉलिड कंडक्टर आप देखेंगे पूरा सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, हॉलो कंडक्टर पूरा पूरा सरफेस स्मूथ है। लेकिन आप देखेंगे जो आपके पास एसीएसआर या फिर एसीएसआर स्टैंडर्ड कंडक्टर कैटेगरी होता है उसका सरफेस स्मूथ नहीं होगा, देखो स्मूथ नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा एक समान नहीं होगा। यहाँ पर आपका मटेरियल है, यहाँ पर आपका एयर है, यहाँ मटेरियल है, यहाँ आपका एयर है, तो ऊबड़ खाबड़, यहाँ पर आपका मटेरियल, यहाँ मटेरियल नहीं, ऊबड़ खाबड़ विल बी देयर, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द रफ सरफेस, रफ सरफेस कंडक्टर बोलिए या फिर स्ट्रैंडेड कंडक्टर या फिर एसीएसआर कंडक्टर, एसीएसआर कंडक्टर, एसीएसआर कंडक्टर या फिर उसी को बोलते स्ट्रैंडेड कंडक्टर।
स्ट्रैंडेड कंडक्टर, चाहे रफ सरफेस हो, चाहे स्ट्रैंडेड कंडक्टर या फिर एसीएसआर कंडक्टर हो, एम नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम ली जाती है, 1 से कम ली जाती है। अब रफ सरफेस के लिए कितनी ली जाएगी, 1 से कम ली जाएगी। रफ सरफेस के लिए भी 1 कम ली जाएगी, एसीएसआर के लिए। अब रफ सरफेस के लिए कितनी होगी, 1 से कम होगी, कितनी होगी। और स्ट्रैंडेड में दो टाइप का होगा, या तो 7 स्ट्रैंड होंगे या तो 7 से ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रैंड उतनी स्मूथनेस बढ़ती जाएगी, तो उतना एम की वैल्यू, जितना आपका कंडक्टर स्मूथ होता जाएगा उतना एम नॉट की वैल्यू 1 के करीब होती जाएगी। अगर बिल्कुल स्मूथ नहीं है तो एम नॉट की वैल्यू आपकी 1 से कम रहेगी। तो यहां पर बात करते हैं, अब इस कैटेगरी में बात करते हैं, ठीक है, यहां पर रफ सरफेस के बारे में, ठीक है। अब रफ सरफेस कैसे हो सकता है, रफ सरफेस के लिए एम नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 से कम है, कितनी ली जाएगी उसके बारे में बात कर जाते हैं। अगर आपका सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, ठीक है, कैसा सरफेस है, रफ है, उसमें डस्ट वस्ट जमा हो गई जिसकी वजह से रफ हो गया है, उसके लिए एम नॉट की वैल्यू 1 से कम होगी। और कितनी होगी, एम नॉट की वैल्यू जनरली ली जाती है दैट इज 0.92 से लेके 0.98 के बीच में। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम नॉट फॉर डायरेक्टी सरफेस या फिर डायरेक्टी कंडक्टर। दिस इज फॉर डायरेक्टी सरफेस कंडक्टर। अगर डस्ट वस्ट की वजह से रफनेस आई है, या फिर आप बोल सकते हैं रफ कंडक्टर, डायरेक्टली सरफेस कंडक्टर और रफ सरफेस कंडक्टर। ठीक है, एसीएसआर कंडक्टर भी रफ सरफेस की कैटेगरी में आता है। हेलो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, रफ मत लिखिए, रफ के अंदर डायरेक्टी वाला भी आएगा और एसीएसआर भी। एसीएसआर कंडक्टर का भी जो सरफेस होता है रफ होता है, हर जगह एक समान नहीं होता, एक समान अगर होगा तो स्मूथ कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर आपका जो है जो कंडक्टर है वो स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड में 7 स्टैंड भी हो सकते हैं, 7 से ज्यादा। अगर 7 से ज्यादा होंगे तो स्मूथनेस बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा स्मूथ होगा एम नॉट की वैल्यू उतना 1 के करीब हो जाएगी। 1 से छोटी होगी स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन 1 के उतने करीब होगी। लेकिन अगर स्मूथनेस ज्यादा नहीं है तो एम नॉट की वैल्यू 1 से काफी दूर होगी। क्या मैं लिख रहा हूं, दैट इज, लिख रहा हूं दैट इज एम नॉट की वैल्यू ली जाती है 0.83 से लेके 0.87 फॉर stranded conductor having 7 number of strand। अगर 7 स्ट्रैंड हैं तो एम नॉट की वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि वो ज्यादा रफ होगा। और अगर आपके 7 से ज्यादा आपके स्ट्रैंड होंगे तो एम नॉट की वैल्यू उतना ही स्मूथनेस बढ़ जाएगी, तो एम नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी 0.93 से लेके 0.97 फॉर स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब एसीएसआर कंडक्टर हैविंग more than 7 strength। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस फार्मूले में डेल्टा कहलाता है एयर डेंसिटी फैक्टर। एयर की जो डेंसिटी होती है वो प्रेशर की वजह से भी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से भी चेंज हो सकती है। एयर की जो डेंसिटी होती है, अगर मैं गर्म कर दूंगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले तो भी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। प्रेशर अगर एयर का चेंज कर देंगे तो भी उसकी डेंसिटी चेंज, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, कम प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, डेंसिटी विल बी चेंज। तो दैट इज डेल्टा इज नथिंग बट द एयर डेंसिटी फैक्टर। ठीक है, ये लिख लिया।
नेक्स्ट इस फार्मूले में जो डेल्टा है, डेल्टा, डेल्टा आपका क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है एयर डेंसिटी फैक्टर। क्या कहलाता है? एयर डेंसिटी फैक्टर। चलो थोड़ा सा इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, उसके पहले जरा हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सरफेस फैक्टर के बारे में, ठीक है? चलो अब जरा फार्मूले में आ जाते हैं। डेल्टा को भी मैं बाद में डिस्कस करता हूं, मेरे ख्याल से आपने वो लिख लिया होगा, ठीक है? नाउ अब आप देखेंगे, अगर आपका ध्यान से देखिए, अगर आपका सरफेस कैसा होगा बेटा, अगर आपके कंडक्टर का सरफेस स्मूथ होगा तो एम नॉट की वैल्यू कितनी होगी? एम नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 या फिर 1 से कम। अगर एम नॉट की वैल्यू 1 है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो बेटा वीसी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर एम नॉट की वैल्यू 1 से कम होगी तो बेटा जो वीसी की वैल्यू भी क्या आएगी? वो कम आएगी, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास स्मूथ सरफेस कंडक्टर होता है, स्मूथ सरफेस कंडक्टर के लिए जो आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज एम नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, ठीक है? और रफ सरफेस की एम नॉट की वैल्यू 1 से क्या होगी? छोटी। मान लीजिए 1 है, 1 से छोटा नंबर 0.9 ले लिया, तो आप देखेंगे अगर एम नॉट की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये जो नंबर होगा या फिर आपका जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एम नॉट अगर स्मूथ सरफेस के लिए 1 होता है जो कि ज्यादा होता है, रफ सरफेस के एम नॉट की वैल्यू क्या होती है? कम। अगर एम नॉट कम होगा तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम। क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कम होने का मतलब कि आपका जो कोरोना है वो लेस वोल्टेज पे क्या हो जाएगा? ऑकर हो जाएगा। तो ये हमेशा बोला जाता है कि आपका जो स्मूथ सरफेस कंडक्टर होता है, स्मूथ सरफेस कंडक्टर मतलब सॉलिड कंडक्टर से हालो कंडक्टर में जो कोरोना होता है वो हाई वोल्टेज पे क्या करता है? ऑकर करता है। वहीं अगर आपका जो है कंडक्टर का सरफेस कैसा होगा? रफ होगा। कैसा होगा? रफ होगा या फिर स्ट्रेंडेड कंडक्टर होगा, तो उसमें जो है जो कोरोना होगा वो लो वोल्टेज पे क्या हो जाएगा? ऑकर हो जाएगा, लो वोल्टेज पे कोरोना हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर हम बात करते हैं दैट इज आपका जो है वीसी क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? एम नॉट के लिए, एम नॉट के प्रोपोर्शनल होता है। हम लिख रहा हूं बेटा, एक पॉइंट नोट करके पहले लिखें, नोट लिखेंगे, जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है एम नॉट के लिए। अगर एम नॉट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा, मतलब जिस वोल्टेज पे कोरोना ऑकर हो रहा है, कोरोना होने वाला वोल्टेज ज्यादा, मतलब ज्यादा वोल्टेज पे कोरोना होगा। अगर एम नॉट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो कोरोना जिस वोल्टेज पे होता है उसकी मतलब लो वोल्टेज पे कोरोना क्या हो जाएगा? ऑकर हो जाएगा। ये वो वोल्टेज जिसपे कोरोना ऑकर हो जाता है। अगर एम नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो आपका कोरोना ज्यादा वोल्टेज पे ऑकर होगा। वीसी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा एयर को आयनाइजेशन के, मतलब कोरोना ज्यादा वोल्टेज होगा। अगर क्रिटिकल, अगर आपकी एम नॉट की वैल्यू क्या है? कम है, एम नॉट की वैल्यू आपका सरफेस फैक्टर अगर कम है तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की वैल्यू भी क्या आएगी? कम होगी। क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की वैल्यू कम होने का मतलब कि आपका जो कोरोना है वो लेस वोल्टेज पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट, मतलब ये वो वोल्टेज है जिसपे कोरोना स्टार्ट होगा। अगर आपका जो है सरफेस फैक्टर की वैल्यू कम है तो कोरोना आपका लेस वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर सरफेस फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो कोरोना ज्यादा वोल्टेज पे। तो स्मूथ कंडक्टर के लिए एम नॉट क्या होता है? ज्यादा होता है। स्मूथ या फिर आपके पास दैट इज स्मूथ या फिर पॉलिश्ड कंडक्टर के लिए एम नॉट ज्यादा होता है। तो स्मूथ या फिर पॉलिश कंडक्टर जो कि सॉलिड या फिर हॉलो कंडक्टर होता है उसमें ज्यादा वोल्टेज पे क्या होता है? कोरोना स्टार्ट होता है। वहीं रफ या फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए एम नॉट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर एम नॉट कम होगा तो आपका जो है कोरोना जिस वोल्टेज पे ऑकर होगा वो क्या होगा? कम वोल्टेज पे कोरोना ऑकर हो जाएगा, मतलब जल्दी कोरोना क्या हो जाएगा? ऑकर हो जाएगा। तो यहां नोट करके लिखेंगे दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज किसके लिए बेटा? आपका दैट इज फॉर रफ सरफेस कंडक्टर, रफ सरफेस कंडक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर या फिर रफ सरफेस कंडक्टर के एम नॉट की वैल्यू क्या है? कम है। एम नॉट की वैल्यू कम है तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर कम होगी मतलब कम वोल्टेज पे ही कोरोना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा।
रफ या फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज एम नॉट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसलिए वीसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस कंडक्टर, दैट इज वीसी। किसके लिए बेटा, फॉर स्मूथ और पॉलिश्ड, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस कंडक्टर। स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस कंडक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा, सॉलिड कंडक्टर या फिर आप बोल सकते हैं हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर, तो आप बोल सकते हैं दैट इज जो भी स्मूथ या फिर पॉलिश कंडक्टर सरफेस होगा उसमें ज्यादा वोल्टेज पे कोरोना होगा, और बेटा जो रफ सरफेस होंगे उसमें लेस वोल्टेज पे कोरोना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हमने लिखा है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज फॉर रफ सरफेस इज लेस देन द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज फॉर स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस के लिए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वहीं रफ सरफेस के लिए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब आपके स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस में कोरोना आपका ज्यादा वोल्टेज पे स्टार्ट होगा, वहीं आपके रफ या फिर आपके जो है स्टैंडर्ड कंडक्टर पे आपका कम वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट हो जाए। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश मैं करता हूं। ठीक है, चलो नाउ चलो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होती है वो सरफेस की कैसी होती है, नॉर्मल होती है। तो अगर आपका सरफेस स्मूथ होगा, मैथमेटिकल भाषा में स्मूथ सरफेस होता है कि हर एक पॉइंट पे केवल एक ही आपका नॉर्मल खींचा जा सके। जिस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एक ही नॉर्मल खींचा जाएगा उसको बोलेंगे स्मूथ। ठीक है, तो पहले यहां मैं स्मूथ सरफेस के बारे में बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके स्मूथ सरफेस पे कोरोना होने के लिए ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं अगर आपका कंडक्टर का सरफेस कैसा होगा, रफ होगा या फिर स्टैंडर्ड, उसके सरफेस में आपका जो है कोरोना लो वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं समझाने के लिए, यहां पर मैं एक पहले कैसा सरफेस ले रहा हूं, ये आपका स्मूथ सरफेस ले रहा हूं। कहीं भी आपका जो है क्या है, शार्प एज नहीं है, एज नहीं है, एज। सरफेस बिल्कुल कैसा है, स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है। मैथमेटिकल भाषा में स्मूथ सरफेस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अगर सरफेस स्मूथ है तो हर एक पॉइंट पे एक ही नॉर्मल खींचा जा सकता है, एक ही नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आपकी क्या होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, हर एक पॉइंट पे एक ही नॉर्मल खींचा जा सकता है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज स्मूथ सरफेस। लेकिन अगर कहीं पर एज आ जाएगा, फिर फाइन कॉर्नर आ जाएगा। एज या फिर कॉर्नर के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर सरफेस, हेलो, यहां पर आप देखें, यहां पर सरफेस स्मूथ है, यहां पर सरफेस नहीं, यहां पर आपके पास एक शार्प पॉइंट है, फिर एज है, एज। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द रफनेस विल बी देयर। ठीक है, तो जहां जहां बेटा आपका सरफेस स्मूथ होगा तो वहां पर आप केवल एक ही नॉर्मल खींच सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आपके
क्या होने वाली बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर होने। लेकिन आप देखेंगे जो शार्प कॉर्नर होंगे, शार्प कॉर्नर में आपके ऐसे जो एज होते हैं वहां पर एक से ज्यादा, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास फोन है, ये इसका एज है, ये इसका किनारा, किनारे पे आप देखेंगे आप जो है कई सारे नॉर्मल, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल, कई सारे नॉर्मल्स खींच सकते हैं, एक से ज्यादा नॉर्मल खींच सकते हैं। लेकिन जो स्मूथ सरफेस होगा वहां पर हर एक पॉइंट में केवल एक ही नॉर्मल, एक ही नॉर्मल, एक ही नॉर्मल खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी शार्प पॉइंट या फिर आपके एज होते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे शार्प कॉर्नर में एक से ज्यादा नॉर्मल क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, एक से ज्यादा नॉर्मल खींच सकते हैं। यहां पर हम एक से ज्यादा नॉर्मल खींच सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर एक से ज्यादा नॉर्मल इस पॉइंट पे खींच सकते हो तो नंबर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा है, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन अगर ज्यादा है, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ज्यादा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कहां से, यहाँ पर एक ही लाइन है तो यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन इस कॉर्नर पे या फिर शार्प एज पे आपके पास नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस शार्प पॉइंट पे वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसी होगी, ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, इन पॉइंट के कंपैरिजन में। यहां पर कम होगी और इस शार्प पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द रफ सरफेस। जो रफ सरफेस होते हैं फिर इनरेगुलर सरफेस होते हैं, वहां पर शार्प पॉइंट होते हैं, फाइन पॉइंट्स होते हैं, और फाइन पॉइंट में आप एक से ज्यादा नॉर्मल खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। स्मूथ सरफेस लेता हूं और आपका एक रफ सरफेस लेता हूं, ठीक है। और वहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि रफ सरफेस पे कम वोल्टेज पे कोरोना ऑकर होगा, वहीं आपके स्मूथ सरफेस में ज्यादा वोल्टेज पे कोरोना क्या होगा, ऑकर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपका स्मूथ सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस के किसी हर एक पॉइंट से केवल एक ही नॉर्मल खींच सकते हैं उसको स्मूथ सरफेस बोलते हैं। और बेटा दैट इज रफ सरफेस किसको बोलते हैं, जिसके किसी भी पॉइंट पे एक से ज्यादा नॉर्मल खींच सकते हैं उसको रफ या फिर आपका दैट इज एज या फिर शार्प पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं एक सॉलिड कंडक्टर ले लेता हूं। सॉलिड कंडक्टर नथिंग बट द स्मूथ सरफेस कंडक्टर, आपको समझाने के लिए। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए, ठीक है। नाउ दिस इज ए सॉलिड कंडक्टर, ध्यान से देखिएगा, दिस इज सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर कैसा सरफेस कंडक्टर होता है, स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर जो कि कैसा होगा, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस कंडक्टर होगा, ठीक है। और आप देखेंगे अगर ये आपका स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस कंडक्टर है, ये स्मूथ सरफेस है, तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होंगे हर एक पॉइंट पे एक ही आप नॉर्मल खींच सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। और अगर स्फेरिकल शेप है तो रेडियल फ्लक्स लाइन होगी, लेकिन स्मूथ है इसलिए हर एक पॉइंट पे एक ही आपकी क्या होने वाली है, एक ही आपकी फ्लक्स लाइन थी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस कंडक्टर में कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, मान लीजिए 200 किलो वोल्ट अप्लाई किया, कितना, 200 किलो वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया। कितना वोल्टेज, 200 किलो वोल्ट। जैसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपके सरफेस कोरोना को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं शशिकांत, ठीक है। मिनिमाइज कर सकते हैं, वी विल डिस्कस की कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सरफेस आपका कैसा स्मूथ है तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होगी वो सरफेस के नॉर्मल होगी, लेकिन आपका स्फेरिकल शेप होता है, कंडक्टर स्फेरिकल शेप होता है,
तो जो फ्लक्स लाइन होंगी वो कैसी होंगी, रेडियल होंगी। कैसी होंगी, रेडियल। और हर एक पॉइंट पे केवल एक ही नॉर्मल खींच सकते हैं, लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। ठीक है, एक पॉइंट पे। और मैं मान रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो होगी उसकी जो इंटेंसिटी है, मान लीजिए 200 किलो वोल्ट अप्लाई किया, तो हर एक पॉइंट पे स्मूथ सरफेस है, एक ही आपका नॉर्मल आएगा, एक पॉइंट पे एक ही नॉर्मल खींच सकते हैं, तो एक ही फ्लक्स लाइन, एक फ्लक्स लाइन आपका जो है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें, मैं मान रहा हूं कि दैट इज, मान लीजिए ये आपकी जनरेट कर रही है आपका, दैट इज 28 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ स्मूथ सरफेस पे। और हर एक पॉइंट पे अगर आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 28 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या है, कम है। एयर आयनाइज नहीं होगी तो कोरोना ऑकर नहीं होगा। तो स्मूथ सरफेस पे 200 वोल्टेज का वोल्टेज अप्लाई करने पे आपका कोरोना ऑकर नहीं होगा। सर जब स्टैंडर्ड कंडक्टर एसी कंडक्टर, सर जब स्टैंडर्ड कंडक्टर एसीएसआर कंडक्टर है तो एसीएसआर में कम वोल्टेज पे ही कोरोना होता है क्या? बिल्कुल, एसीएसआर में कम वोल्टेज पे कोरोना होता है। उस कोरोना को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं। डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, नाउ दिस इज, हर एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आएंगी, केवल एक ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आएगी। स्मूथ है ना, रेडियल फ्लक्स लाइन होंगी। रेडियल फ्लक्स लाइन होंगी। वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, रेडियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होगी। हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे कैसी होगी, सेम होगी, हर एक जगह पे सेम होगी। और मैं मान के चल रहा हूं अगर एक फ्लक्स लाइन है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है बेटा, 28.2 मान लिया किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट। स्मूथ सरफेस के, हेलो, स्मूथ सरफेस में हर एक पॉइंट पे केवल एक ही नॉर्मल खींचा जा सकता है, तो एक ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होगी। हर एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होगी, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, 28.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। 28.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि 28 आ रही है, समझने की कोशिश करिएगा। 28.2, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम हो, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, और आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम है। और क्या एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है क्या? बिल्कुल, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या है, कम है। अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है और एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या है, ये कम है, तो क्या एयर मेरी आयनाइज्ड हो पाएगी? एयर मेरी आयनाइज्ड नहीं हो पाएगी। और अगर एयर आयनाइज्ड नहीं हो पाएगी, इस कंडक्टर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, तो एयर आयनाइज्ड होगी नहीं, तो आपका कोरोना ऑकर नहीं होगा। तो 200 किलो वोल्ट अप्लाई करने पे भी स्मूथ कंडक्टर में कोरोना ऑकर नहीं होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is same in each
and every point in the smooth or polished surface कंडक्टर। क्योंकि स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस अगर कंडक्टर हुआ तो उसके हर एक पॉइंट पे केवल एक ही नॉर्मल आएगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब मैं मान के चलो 28.2 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी प्रोड्यूस करेगा 200 किलोवोल्ट का। ठीक है, अब मैं आपका कैसा कंडक्टर मान रहा हूं, रफ या फिर आपका जो है कैसा कंडक्टर मान रहा हूं, इनरेगुलर, मतलब उसमें शार्प एज होंगे। ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे कि सेम वोल्टेज के लिए यहां पर कोरोना ऑकर नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं वहां पर अगर रफ सरफेस होगा तो कोरोना आपका जो है ऑकर करेगा। क्यों ऑकर करेगा, इसको समझने की कोशिश करें। चलो लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलो अब मैं थोड़ा सा रफ सरफेस ले रहा हूं। रफ सरफेस मतलब जिसमें शार्प एज होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो, आप कंडक्टर बनाते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाते हैं, तो सारे के सारे जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको आप आपस में क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। वाइंडिंग करने से आप देखेंगे थोड़े बहुत ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जो है आपके वायर निकल आते हैं, या फिर आपका थोड़ा बहुत सरफेस उबड़ खाबड़ हो जाता है। चलिए तो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं, दैट इज दिस इज ए रफ सरफेस कंडक्टर। चलो ठीक है, ये मैं थोड़ा सा शार्प एज बना दे रहा हूं। एसीएसआर कंडक्टर मान लो मैंने वाइंडिंग कर दी है, जो स्ट्रैंड होंगे उनको आपस में क्या कर दूंगा, वाइंड कर दूंगा कि खुले ना। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस, ये शार्प पॉइंट है। ठीक है, नाउ ये शार्प पॉइंट। ठीक है, ये आपका कैसा सरफेस है बेटा, रफ सरफेस कंडक्टर। इसका सरफेस कैसा, रफ। रफ सरफेस कंडक्टर, इस पे भी मैंने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, 200 किलो वोल्ट अप्लाई किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां तो बेटा सरफेस स्मूथ है, अगर स्मूथ है तो ये हर एक पॉइंट पे एक ही नॉर्मल आएगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है। ठीक है, और रेडियल फ्लक्स लाइन होंगी, रेडियल फ्लक्स लाइन, और एक फ्लक्स लाइन है 200 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, 28.2 किलो वोल्ट माना था। इस पॉइंट पे 28.2 किलो वोल्ट होगी, इस पॉइंट पे भी एक ही नॉर्मल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 28.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। लेकिन आप देखेंगे शार्प पॉइंट पे, इस एज पे एक से ज्यादा नॉर्मल होंगे, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। यहां पर एक से ज्यादा नॉर्मल्स होंगे, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। इस पॉइंट पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इस पॉइंट के मुकाबले यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हो सकता है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट के मुकाबले ज्यादा, यहाँ एक लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है, तो ज्यादा 100% ज्यादा होगी। और जो ज्यादा होगी, और वो जब मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 28.2 से ज्यादा होगी, और ज्यादा होने का मतलब मैं मान लेता हूँ कि एयर की डाइलेक्ट्रिकेशन से क्या हो गई, ज्यादा। मान के चल रहा हूं दिस इज 32.2
4 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। ये क्लियर होना चाहिए कि इस पॉइंट पे एक से ज्यादा नॉर्मल खींचे जाते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री नॉर्मल होती है। एक से ज्यादा फ्लक्स लाइन है तो 100% यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इस पॉइंट के मुकाबले ज्यादा होगी। इस पॉइंट पे 200 वोल्ट अप्लाई करने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 28, 4 है तो 100% 28 से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितनी मानी है, 32.2, जो कि एयर की डाइलेक्ट्रिक से ज्यादा है, तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे यहां भी आप देखेंगे दैट इज इस पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होगी, लेकिन इस पॉइंट पे एक है, यहां पर क्या है, 7 पेज है, एक से ज्यादा फ्लक्स लाइन है, एक से ज्यादा नॉर्मल खींच सकते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो 28 से ज्यादा होगी। कितनी मान के चल रहा हूं, दैट इज 32.4 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहां भी आपकी इस 7 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो एक से ज्यादा होंगी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर कंडक्टर का जो सरफेस होगा, कंडक्टर का सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, तो जो शार्प पॉइंट होंगे फिर जो रफ पॉइंट होंगे, जहां पर डस्ट वस्ट जमा हो जाएगी, जहां पर डस्ट जमा हो जाएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एयर की डाइलेक्ट्रिकेशन से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, आपका आयनाइजेशन। इस जगह पे एयर का आयनाइजेशन होगा तो कोरोना आकर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर रफ सरफेस का कंडक्टर है, अगर आपके कंडक्टर का सरफेस रफ है तो 200 किलो वोल्ट पे इस कंडक्टर पे क्या हो रहा है, कोरोना आकर हो रहा है। लेकिन अगर कंडक्टर का सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो 200 किलो वोल्ट पे कोरोना आकर नहीं हो रहा है। मतलब इस स्मूथ सरफेस पे कोरोना आकर अप्लाई करें, कोरोना बनाने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। 200 से ज्यादा वोल्ट, 200 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे यहाँ पर कोरोना आकर होगा, जबकि रफ सरफेस पे 200 किलो वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, कोरोना आपका ऑकर कर जाएगा। दिस इज द डिफरेंस कि आपका रफ सरफेस के कंडक्टर पे कोरोना कम वोल्टेज पे ऑकर करता है और आपके स्मूथ सरफेस के कंडक्टर में ज्यादा वोल्टेज पे कोरोना ऑकर करता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एम नॉट। क्योंकि एम नॉट की वैल्यू आपकी क्या है, रफ के लिए कम है। एम नॉट की वैल्यू क्या है, रफ के लिए क्या है, कम है। अगर एम नॉट की वैल्यू रफ के लिए कम होगी तो कम वोल्टेज पे ही कोरोना ऑकर हो जाएगा, और स्मूथ के लिए एम नॉट की वैल्यू 1 है जो कि ज्यादा है, तो ज्यादा वोल्टेज पे कोरोना क्या होगा, ऑकर होगा। किसी को कोई शक हो तो बता सकता है, किसी को कोई शक हो तो बता सकता है, बना लीजिए इसको। चलिए अब फार्मूले में बात करते हैं कि डेल्टा, डेल्टा क्या था। फिगर बना लिया, आगे चले। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां की एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, एयर गेट्स आयोनाइज्ड। सो कोरोना गेट्स स्टार्ट। इस वोल्टेज पे ही कोरोना इस कंडक्टर पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, रफ सरफेस में क्या होगा, अगर आपका जो है कंडक्टर का सरफेस कैसा रफ है, डस्ट जमा होने से उबड़ खाबड़ हो गया, रफ हो गया, तो हर एक पॉइंट पे क्या रफ सरफेस के कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समान होगी, नहीं। रफ सरफेस के, जब रफ सरफेस का कंडक्टर होगा कुछ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कुछ जगह पे कम। जहां पर ज्यादा होगी वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर की डाइलेक्ट्रिकेशन से ज्यादा हो गई तो आपका कोरोना आकर हो जाएगा। तो लिख रहा हूं बेटा, यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक
field intensity, electric field intensity is not same at each and every point. Electric field intensity is not same at each and every point for rough surface conductor. In a rough surface conductor, जो रफ सरफेस का कंडक्टर होगा उसमें एट शार्प एंड फाइन पॉइंट्स और एज, जिनको हम एज बोलते हैं, एज, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। शार्प पॉइंट या फिर एज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, दैट्स वाई, जिसकी वजह से शार्प पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शार्प पॉइंट पे एयर की डाइलेक्ट्रिक बढ़ गई तो कोरोना हो जाएगा, दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई कोरोना will start at lower voltage. In the rough surface conductor. ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एयर डेंसिटी फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं एयर डेंसिटी फैक्टर। इस फार्मूले में एक फैक्टर था दैट इज कॉल्ड एयर डेंसिटी फैक्टर, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एयर डेंसिटी फैक्टर। एयर डेंसिटी फैक्टर दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ठीक है, और बेटा डेल्टा की जो वैल्यू होती है, डेल्टा इज नथिंग बट द एयर डेंसिटी फैक्टर, मतलब एयर की डेंसिटी को इफेक्ट करने वाला फैक्टर। एयर की डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है चेंज कर सकते हैं। अगर एयर में मान लीजिए एयर का मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो एयर के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा तो एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एयर की डेंसिटी को इफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है, प्रेशर। तो इस ये जो आपका डेल्टा वो एयर डेंसिटी फैक्टर को डिपेंड करा है, इसमें इसके फार्मूले में प्रेशर भी आएगा।
ठीक है। दूसरा टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा। अगर मैं आपकी एयर के टेम्परेचर को बढ़ा दूं, एयर को मैं गर्म कर दूंगा, तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, किसी भी चीज को गर्म करते, जैसे आप वाटर को गर्म करेंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर में उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, स्टीम में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो किसी भी चीज को गर्म करने पे आपके मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर मैं आपकी जो किसी भी चीज को ठंडा कर दूंगा, जैसे स्टीम को या फिर आप वाटर को ठंडा कर देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस की डेंसिटी ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास। तो ठंडा करने पे, टेम्परेचर को कम करने पे मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, तो भी आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब आपका जो फैक्टर है डेल्टा, एयर डेंसिटी फैक्टर है, एयर की डेंसिटी को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर को चेंज कर दीजिए या तो टेम्परेचर को चेंज करिए, तो आपकी एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दैट फार्मूला इज नथिंग बट डेल्टा इज नथिंग बट एयर डेंसिटी फैक्टर। इसका फार्मूला होता है P डिवाइडेड बाय 76, P डिवाइडेड बाय 76, P डिवाइडेड बाय 76 सेंटीमीटर लिख रहा हूं। ठीक है, 76 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके स्टैंडर्ड प्रेशर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंडर्ड प्रेशर आपका जो है, जो प्रेशर है उसको मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेंटीमीटर में। मतलब बैरोमीटर में आपके जिस प्रेशर पे, बैरोमीटर पे जो मरकरी होती है वो 76 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, चढ़ जाती है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर को मैं यहाँ पर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, उस प्रेशर को मैं किसमें लिख रहा हूँ, मरकरी की हाइट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। तो अगर मैं जो है आपका जो है एयर में जो प्रेशर है, अगर वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो आपके बैरोमीटर में जो मरकरी होगी वो आपके स्टैंडर्ड प्रेशर पे कितने हाइट चढ़ जाएगी, मरकरी 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बैरोमेट्रिक प्रेशर। कौन सा बैरोमेट्रिक, स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये प्रेशर है। तो यहां जो मैं प्रेशर रखूंगा वो भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी। तो आप देखेंगे यहां पर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में मैंने क्या किया है, 273 ऐड कर दिया, तो टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है। अगर उसको मैं 273 में ऐड कर दूंगा, 273 उसमें ऐड कर दूंगा, तो आपका टेम्परेचर डिग्री केल्विन पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 300 क्या है, 273 प्लस 27 डिग्री। 27 डिग्री क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में। यहां भी जब मैं आपका जो है टेम्परेचर रखूंगा, टेम्परेचर आपको जनरली डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये भी टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी। एक ऐसी क्वांटिटी है यूनिट। तो आप देखेंगे 76 सेंटीमीटर आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है, 300 डिग्री केल्विन आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो भी एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एयर की डेंसिटी को एयर की जो डेंसिटी होती है उसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो प्रेशर को चेंज करके या तो टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है, प्रेशर को चेंज करूंगा तो भी एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो भी आपकी एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एयर डेंसिटी फैक्टर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है, इसी फार्मूले को थोड़ा सा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं P डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी इंटू 300 डिवाइडेड बाई 76। ठीक है, यूनिटलेस आएगा बेटा, सेंटीमीटर। यहां पर प्रेशर को सेंटीमीटर में रखना है, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे। 273 ऐड करने ऑटोमेटिकली केल्विन में आ जाएगा और केल्विन से केल्विन कट जाएगा। 300 को जब मैं 76 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म होता है वो आपका आता है 3.92। कितना आएगा ये, 3.92। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कैलकुलेट करने पे आएगा 3.92। तो आपका एयर डेंसिटी फैक्टर का जो फार्मूला हो जाएगा दैट इज 3.92
मल्टीप्लाइड बाई P डिवाइडेड बाई 273 प्लस T। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखेंगे। डेल्टा आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बता रहा है, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर आपको टेम्परेचर किसमें रखना है, इस फार्मूले में T रिप्रेजेंट करे टेम्परेचर, जो कि किसमें होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, और P किसको रिप्रेजेंट करा, प्रेशर को, एयर के प्रेशर को। लेकिन एयर का प्रेशर किसमें बताना है, बैरोमीटर से बताना है। किसमें बताना है, सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर आपकी मरकरी चढ़ी है। P रिप्रेजेंट करा प्रेशर को, किसके, एयर के, लेकिन किसमें, बैरोमीटर में बताना है, बैरोमीटर में, ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो मैं लिख रहा हूं वेयर, तो याद रखिएगा डेल्टा जो आपका एयर डेंसिटी फैक्टर होता है, इसका फार्मूला होता है 3.92 इंटू P डिवाइडेड बाई 273 प्लस T। और एक यूनिटलेस नंबर होता है, कैसा नंबर होता है, यूनिटलेस नंबर, एक कांस्टेंट आता है, वेयर T रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। किसको रिप्रेजेंट करे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि आपको किसमें रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है। और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ एयर, एयर का प्रेशर, लेकिन किसमें, बैरोमीटर से बताना है। दैट इज रिप्रेजेंट द बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ एयर, जो कि किसमें होगा, सेंटीमीटर। आपका जो भी प्रेशर होगा, मान लीजिए जितना भी प्रेशर दिया होगा, उस प्रेशर पे बैरोमीटर में देखेंगे मरकरी कितने सेंटीमीटर चढ़ गया, जितने सेंटीमीटर चढ़ेगा बस वैल्यू को यहां पर देखेंगे। मान लो मेरा स्टैंडर्ड अगर जो है प्रेशर टेम्परेचर होगा तो 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा। स्टैंडर्ड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 kg/सेंट उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा चढ़ेगा, जितना चढ़ेगा उतना लिख देंगे, बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ एयर इन सेंटीमीटर। अब यहां पर बात करते हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वो कितना होता है। यहां मैं लिख देता हूं, नोट करके लिखिए। इस फार्मूले में, हेलो, ये तो मैंने निकाला इसको सॉल्व करके, इस फार्मूले में P रिप्रेजेंट कर रहा है आपको किसको, हेलो, चलो मैंने ये लिख दिया, इस फार्मूले में अगर मैं बात करूं, इस फार्मूले में P तो आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर है एयर का, टेम्परेचर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है डिग्री केल्विन। यहां पर 376 किसको रिप्रेजेंट करा, इस फार्मूले में, इस फार्मूले में 76 सेंटीमीटर एंड 300 डिग्री केल्विन, ये किसको रिप्रेजेंट करा, ये आपका जो है इस फार्मूले में 76 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड प्रेशर और 300 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर को क्या करा है, रिप्रेजेंट करता। मैं लिख रहा हूं 76 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर एंड 300 डिग्री केल्विन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड pressure and standard temperature। स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर इस तरह लिखे, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको ऐसे उल्टा करके लिखना है तो हम लोग दिक्कत ना करते। 300 डिग्री केल्विन एंड 76 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंट करा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको शॉर्ट में
एसटीपी या फिर इसी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी। बात एक ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलिए, जो कि 76 सेंटीमीटर प्रेशर होता है नॉर्मली और टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन होता है। अब एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ये फार्मूला याद रखेगा या फिर इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई 76 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 273 प्लस T। बात एक ही है, बस इस फार्मूले को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, अगर आपका एटमॉस्फेयर में आपने स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर रख रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो किसी भी प्रेशर और किसी भी टेम्परेचर के लिए डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब कितना है 76 सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जब मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री, 300 से 300 का ये कट जाएगा, तो दैट इज वैल्यू इज 1 फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। अगर आपने एयर में स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर रखा है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1। लिखिए, नोट करके लिख रहा हूं। For STP, standard temperature and pressure, or normal temperature pressure, the value of air density factor is 1. The value of air density factor is 1. अगर आपने प्रेशर कितना मेंटेन कर रखा है, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होगा 76 सेंटीमीटर, और बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब केल्विन में कितना है 300 डिग्री केल्विन, अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बताऊं तो कितना हुआ 27 डिग्री। तो स्टैंडर्ड प्रेशर मेंटेन किया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब प्रेशर की वैल्यू कितनी है बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273, ये 300 कट जाएगा, 76 कट जाएगा, डेल्टा की वैल्यू कितनी देगा 1। फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है 1। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एयर डेंसिटी फैक्टर की वैल्यू होती है 1 फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मुझे जो है थोड़ा सा और चीजें बताइए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, आपका प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, मुझे बताएंगे क्या? जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे आपका प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? आपका प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर प्रेशर की वैल्यू हाइट में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और अगर डेल्टा की वैल्यू बेटा कम हो जाएगी, ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मतलब कोरोना जिस वोल्टेज पे ऑकर है वो वोल्टेज क्या होगा कम, मतलब हाइट पे कोरोना जो होगा वो कम वोल्टेज पे क्या करेगा ऑकर करेगा। हेलो, हाइट पे अगर आपकी जो है हाइट कम है, मतलब आप जो है मैदानी इलाके में, हिल स्टेशन मतलब हाइट पे होते हैं, हिल स्टेशन पे प्रेशर क्या होता है कम होता है। प्रेशर अगर कम होता है तो वहां पर जो है प्रेशर कम होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो कोरोना आपका कम वोल्टेज पे ऑकर होगा। लेकिन मैदानी इलाके मतलब नीचे वाले एरिया पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होगा ज्यादा होगा। तो बोला जाता है कि आपका जो है जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी, और डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी तो कोरोना आपका ज्यादा वोल्टेज पे क्या होगा, कोरोना कराने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज इतना अप्लाई करेंगे तब होगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज भी आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा आयनाइजेशन के लिए। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं
यहां मैं लिख रहा हूं, हिल स्टेशन पे कोरोना कम वोल्टेज पे ऑकर होता है, वहीं मैदानी इलाकों पे आपको कोरोना ऑकर कराने के लिए ज्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रेशर में डिफरेंस होता है, मैदानी इलाकों में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर डेंसिटी फैक्टर, हेलो लिखा है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा डेल्टा ज्यादा होगा, और क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, डेल्टा ज्यादा होगा तो कोरोना ऑकर करने, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज जिसमें कोरोना, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो आपको ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा कोरोना ऑकर कराने के लिए। तो यहां लिख रहा हूं, नोट करके लिखें, नोट करके लिखें, नाउ यू कैन बी टेक इट सम नोट। आपका अगर प्रेशर बेटा ज्यादा होगा, यहां पर लिख रहा हूं, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, फार्मूला देख लीजिए, और डेल्टा का फार्मूला है दैट इज 3.92 P डिवाइडेड बाई 273 प्लस T, ठीक है। अब इफ, पहला पॉइंट, इफ pressure is more, if the pressure is more, the value of delta will be more, and the value of delta will, if the value of delta will be more, that in critical disruptive voltage will be more, then critical disruptive voltage will be more। और क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब कि आपको ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा कोरोना को ऑकर कराने के लिए, so that corona will start at higher voltage, corona will start at higher voltage। मतलब में मैदानी भागों में प्रेशर ज्यादा होता है। इफ प्रेशर अगर आपका कम हुआ तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हिल स्टेशन पे आपका जो कोरोना होगा वो आपका कम वोल्टेज पे, कम ही वोल्टेज पे कोरोना होने लगेगा। तो आप देखेंगे हिल स्टेशन पे कोरोना आपका कम वोल्टेज पे ऑकर करता, हो सकता है 332 केवीए पे हिल स्टेशन पे कोरोना ऑकर है, लेकिन 132 केवीए पे आपका जो है, 132 केवीए पे हिल स्टेशन पे कोरोना ऑकर हो सकता है, लेकिन 132 केवीए पे आपका जो है दैट इज मैदानी भागों में कोरोना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका वहां पर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर आपका वहां ज्यादा होगा। सो दैट कोरोना will start at lower voltage। जहां का प्रेशर आपका क्या होगा? कम होगा, वहां पर कोरोना आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जहां का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर कोरोना देर में स्टार्ट। अब टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। देखो टेम्परेचर को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है, ध्यान से देखिए, आपको शायद सर ने सर्किट ब्रेकर में भी ये चीज पढ़ाई होगी, ध्यान सुनिएगा। एयर को मुझे आयनाइजेशन करना है, ठीक है। कोरोना का मतलब है कि एयर का मुझे क्या करना है? आयनाइजेशन करना है, आयंस मुझे बनाने, मतलब आपको चार्ज कैरियर को फ्री करना है। चार्ज कैरियर को फ्री करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए सर्किट ब्रेकर है और बीच में मेरे पास एयर है, ठीक है। और मान लीजिए अभी मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करूं, मतलब मैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड में एयर को आयनाइजेशन कराने के लिए, एयर का आयनाइजेशन जो है, या फिर आपका जो है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की, कितनी होती है? दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू बात करूंगा 330 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मुझे एयर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? 30 किलो वोल्ट। 1 सेंटीमीटर में अगर 30 किलो वोल्ट आप अप्लाई कर देंगे तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूं? टेम्परेचर बढ़ाऊं। ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इतनी ये, अच्छा ये बताओ जी नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द, किसकी वजह से? वोल्टेज की वजह से। मतलब आपको इतना वोल्टेज अप्लाई करना। वोल्टेज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप आयंस को फ्री करना चाहते हो तो आप उनको एनर्जी सप्लाई करेंगे जिससे वो एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे आपने टेम्परेचर
बढ़ाने का मतलब है आप उनको थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा के 30 की जगह कितना कर दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, ध्यान सुनिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 30 से 50 कर दिया, तो कुछ एनर्जी, मतलब मैंने एयर को हीट कर दिया, हीट करने का मतलब मैंने उसको थर्मल एनर्जी दे दी, कुछ एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दे दी। अगर इसके पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी चाहिए, तो अब मुझे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, वोल्टेज, वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं एयर को आयनाइज, मतलब वोल्टेज नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ एनर्जी मैंने हीट के द्वारा दे दी। अब मुझे ब्रेक डाउन कराने के लिए क्या उतना ही वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है ये कितनी हो जाए, 28 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब आपको अब पहले से कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कम ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपके जो है बॉन्ड को ब्रेक करने, क्योंकि कुछ एनर्जी 20 डिग्री, कुछ एनर्जी टेम्परेचर में, कुछ एनर्जी तो हीट के द्वारा सप्लाई कर दी, और बाकी बची हुई एनर्जी आपने किसके द्वारा, वोल्टेज के द्वारा अप्लाई कर दी, तो आपकी एयर आयनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या था, टेम्परेचर कम था तो कम ही हीट सप्लाई कर रहे थे, तो ज्यादा वोल्टेज से आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी आयनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, मतलब कम वोल्टेज पे एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। कम एयर पे अगर एयर आयनाइज, कम वोल्टेज पे एयर आयनाइज होगी तो कोरोना आपका जल्दी हो जाएगा। यही चीज मैं आपको बता भी रहा हूं, ध्यान सुनिए। अगर मैं टेम्परेचर, ध्यान से, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एयर डेंसिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया मतलब कुछ मैंने क्या कर दिया है, एनर्जी आपका पहले से टेम्परेचर के फॉर्म में सप्लाई कर दी। अब आपको ब्रेक डाउन कराने के लिए, एयर को ब्रेक डाउन के लिए कम वोल्टेज चाहिए होगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एयर डेंसिटी फैक्टर कम हो जाएगा। एयर डेंसिटी फैक्टर कम हो जाएगा तो कम वोल्टेज पे ही कोरोना क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा, मतलब कम ही वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा कोरोना को, मतलब कम वोल्टेज पे एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ एनर्जी पहले से ही क्या कर चुके हैं, सप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कम वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा वोल्टेज पे कोरोना आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्टार्ट होगा। तो तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, इफ टेम्परेचर इज मोर, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ध्यान से देखिए, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर डेंसिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एयर डेंसिटी फैक्टर कम हो जाएगा। और अगर एयर डेंसिटी फैक्टर कम हो जाएगा तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, मतलब जिस वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कम ही वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम। सो दैट कोरोना will start at lower voltage। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो कम वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हेलो, अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और डेल्टा बढ़ने से प्रोपोर्शनल द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बढ़ जाएगा, सो दैट कोरोना विल स्टार्ट एट हायर वोल्टेज। अब मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे मैं डेरिवेशन कराने वाला हूं इसी फार्मूले को जो मैंने बताया, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, क्योंकि जब मैं आपको केबल पढ़ाऊंगा तो भी मुझे कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जब मैं आपको कैपेसिटेंस निकालना बताऊंगा तो भी मुझे फार्मूले निकालने पड़ेंगे, वहां पर जाकर मैं फार्मूला प्रूफ कर दूंगा। अभी आपको फार्मूला याद करके रखना है, कुछ फार्मूले याद करके रखना है। चलो नोट करके कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। ईएमएफटी के फार्मूले हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के, नोट लगाएं। लाइन चार्ज अगर आपके पास होगा, चार्ज की वजह से आपके पास कौन सी फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कंडक्टर कैसा चार्ज होता है, ये कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में मान लीजिए मैंने V वोल्ट अप्लाई किया, V वोल्ट अप्लाई किया, तो वोल्टेज की वजह से इसमें क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पे होगा, कंडक्टर के सरफेस में। कंडक्टर एक लाइन की तरह होता है, एक वायर की तरह होता है। तो कंडक्टर में जब हम चार्ज के बारे में बात करें, कंडक्टर एक लाइन चार्ज की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। तो आपके कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, कंडक्टर के कहां पर चार्ज होगा, अंदर चार्ज नहीं होता है, कहां पर चार्ज होता है, सरफेस पे चार्ज होता है। तो कंडक्टर कैसा चार्ज होता है, लाइन चार्ज होता है, दिस इज ए लाइन चार्ज। कैसा चार्ज होगा, दिस इज सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। जो भी डिस्टेंस होगी मैं सेंटर से कंसीडर करूंगा। नाउ दिस इज द सेंटर, दिस इज ए सेंटर ऑफ द। तो हमेशा कंडक्टर कैसा चार्ज कैरियर कहलाता है, लाइन चार्ज। कंडक्टर is always considered as a line charge carrier। पिछले साल मैं आपको बेसिक से पढ़ा के गए थे स्टूडेंट्स को, इसलिए ये सब चीजें उन्हें पहले से मालूम थी, क्योंकि मैंने इंडक्टेंस कैपेसिटर पहले आपको, मैंने अभी इंडक्टेंस कैपेसिटर नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको पहले से चीजें बता के चल रहा हूं। कुछ चीजें आप मान के चलेंगे, आगे मैं इनको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। कंडक्टर हमेशा कैसा कैरियर माना जाएगा, लाइन चार्ज कैरियर माना जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो फार्मूला क्या होगा, और लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट x पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, वो देखते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है, कंडक्टर एक लाइन चार्ज है, आप जो है जो 12th में पढ़ के आए हैं वो आपका पॉइंट चार्ज कंसीडर करके हैं, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए आपके पास एक कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलो तो यहां पर हम लोग दोनों के लिए फार्मूला पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, मेरे पास मान लीजिए प्लस क्यू कूलम का एक पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इस प्लस क्यू कूलम से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या करनी है, निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर +1 कूलम का चार्ज मान लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई Q। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमेशा याद रखना है। तो आप देखेंगे मुझे एक, मेरे पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कितना है, Q कूलम का पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर +1 कूलम का चार्ज मानेंगे, प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऐसे आएगा, 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स ऐसे आएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी डिस्टेंस में, इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ई एक्स से क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, और ई एक्स की जो वैल्यू होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो मैंने बता रखा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है, एक्स डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई एक्स होगी, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है x, तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग होगा, उसको मैं लिख देता हूं। उस ये फार्मूले को याद रखना है। कंडक्टर में जब भी आप बात करेंगे तो लाइन चार्ज होता है, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखते हैं एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो यहां पर हम बात करें लाइन चार्ज के बारे में। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, एक कंडक्टर है जो कि एक लाइन चार्ज है। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इस पे मैंने इस कंडक्टर पे प्लस क्यू कूलम का चार्ज अप्लाई किया या फिर चार्ज दिया। चार्ज जो होगा कंडक्टर के सरफेस पे होगा। टोटल चार्ज कितना है सरफेस पे, प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, जो कि इसके सरफेस पे क्या है, एक्यूमुलेट है, दिखाई दे रहा है। टोटल चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। टोटल चार्ज है प्लस क्यू। लाइन चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा कहां से, सेंटर से। कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। एक पॉइंट पी है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहां पर प्लस वन मानेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। एक्स डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई एक्स। ई एक्स इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फार्मूला होगा, दैट फार्मूला इज नथिंग बट द, कितना चार्ज है बेटा इस लाइन पे, प्लस क्यू, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस निकाले, एक्स डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, लाइक दिस। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को मैं आगे चल के प्रूफ भी कर दूंगा, घबराइए नहीं, गॉस लॉ से प्रूफ हो जाता है। तो आपका कंडक्टर एक लाइन चार्ज होता है। इस कंडक्टर से अगर एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। अब एप्सिलॉन आर भी आता है, क्योंकि मैंने बाहर एयर ली है इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो उसको लिखा नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला होता है लाइन चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे, लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, इसका फार्मूला ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट की। मान लीजिए मेरे पास सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, क्योंकि अभी सप्लाई सिस्टम भी नहीं बताया आपको, तो यहां पर हम बात करते हैं दिस इज सिंगल फेज 2 वायर लाइन। सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, सिंगल फेज है, और कितने वायर है, 2 वायर। एक से आपका करंट जाएगा और एक से आपका जो करंट होगा रिटर्न होगा। एक फॉरवर्ड कंडक्टर होगा, एक रिटर्न कंडक्टर होगा, ठीक है। यहां देखिए ये फॉरवर्ड कंडक्टर होगा, ये रिटर्न कंडक्टर होगा। यहां से करंट जाएगा, यहां पर मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूं, सिंगल फेज सप्लाई है, तो नाउ आई कैन बी अप्लाइड ए वोल्टेज। दोनों के बीच में मैंने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, V वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया। और आगे ये दोनों कनेक्ट है, आगे जाके लोड से कनेक्ट होंगे, ठीक है। मैंने दिखाया नहीं है, आगे जाके मैं दिखा देता हूं। आगे क्या लगा होगा, एक लोड लगा। चलो दिखा भी देता हूं आपको कि आपको डाउट न रहे।
ठीक है, नाउ दिस इज द सप्लाई, V वोल्ट का मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, ये आपका लोड है, सर्किट क्लोज है, क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, नाउ दिस इज द करंट इज फ्लोइंग, इस कंडक्टर से आई करंट ऐसे फ्लो करेगा, नाउ लाइक दिस, करंट आपका ऐसे फ्लो करने वाला, ठीक है, करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट रिटर्न आ रहा है, जहां से जा रहा है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न कंडक्टर। यहां से करंट रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कंडक्टर, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, कभी भी बोला जाए कि आपके पास अगर सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, तो बेटा एक कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी है बेटा, लेफ्ट से राइट है, और दूसरे कंडक्टर में आपके करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, राइट से लेफ्ट है। क्या दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है क्या, क्या दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो अगर बेटा मैं इसमें यहां पर आपका इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है और यहां पर इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर बेटा करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर मैं इसको प्लस आई करंट लिखूंगा तो यहां पर कितना करंट लिखूंगा, माइनस आई लिखूंगा। क्लियर होना चाहिए, अगर इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, -5, कितना आएगा, -5, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो कभी भी आप देखेंगे जब मैं आपको कंडक्टर में इंडक्टेंस निकालना बताऊंगा, तो सिंगल फेज 2 वायर लाइन में एक कंडक्टर होगा ए, दूसरा कंडक्टर होगा बी। फॉरवर्ड कंडक्टर में अगर आप प्लस आई करंट मानेंगे, तो रिटर्न कंडक्टर में हमेशा कितना करंट मानेंगे, -आई। ठीक है, यहां मैं बना रहा हूं फिगर, ध्यान दे देखिए, क्योंकि एक कंडक्टर में करंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरे कंडक्टर में करंट आपका उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जब आप कंडक्टर को ऐसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए, जब आप इस तरह से कंडक्टर को दिखा देंगे कि आपके पास ये सिंगल फेज 2 वायर है, तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि यहां जाने वाला है और यहां आने वाला है, ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर आपका ये सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम है, तो एक फॉरवर्ड कंडक्टर होगा और दूसरा रिटर्न होगा। फॉरवर्ड कंडक्टर में आप कितना करंट मानेंगे, प्लस आई, तो दूसरे में कितना मानेंगे, माइनस आई। माइनस का मतलब है डायरेक्शन इसकी अपोजिट, अगर ये अंदर जा रहा है तो ये बाहर आ रहा, ठीक है, दिस विल बी ओके। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में, हेलो, चार्ज के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करें, चार्ज के बारे में, ठीक है। ये आपका, ये बताओ सिंगल फेज 2 वायर में एक कंडक्टर को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो एक कंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलो, एक में बेटा पॉजिटिव करंट है, करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, अगर पॉजिटिव करंट है तो पॉजिटिव चार्ज मान सकते, निगेटिव करंट है, हेलो, यहां पर कैसा करें, निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सिंगल फेज 2 वायर में एक कंडक्टर को आप बैटरी के पॉजिटिव, जिससे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल करें उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल ज्यादा का मतलब आप उसको पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव, यहां पर वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब चार्ज किसके, आप देखेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव पोटेंशियल। तो आप बोलेंगे सिंगल फेज 2 वायर में आप एक कंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंडक्टर आपका हायर पोटेंशियल पे, हायर का मतलब क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब एक कंडक्टर में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा कंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल, तो ये आपका क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव से दिखाते हैं, तो यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, दैट इज द निगेटिव चार्ज। तो आप देखेंगे जब भी आपके पास सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम होगा, तो अगर मैं चार्ज की, चूंकि आप दोनों कंडक्टर के बीच में आप पोटेंशियल अप्लाई करते, एक पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट होगा, दूसरा निगेटिव बैटरी से या फिर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो एक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे कंडक्टर में निगेटिव चार्ज होगा। अब किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, दोनों में बराबर, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें जितने आपका जो है जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इतना
इसमें जितना चार्ज आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही चार्ज निगेटिव डायरेक्शन में है। करंट क्या है? चार्ज की फ्लो की, जितना चार्ज आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो किया है उतना ही चार्ज निगेटिव। तो इस कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज है उतना ही निगेटिव, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मानेंगे क्योंकि आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो जब भी आपके पास, अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूंगा सिंगल फेज टू वायर लाइन में, ध्यान से देखिए, सिंगल फेज टू वायर लाइन में एक कंडक्टर में कैसा चार्ज दिखाएंगे आप? हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। कैसा चार्ज दिखाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे कंडक्टर में कैसा चार्ज दिखाएंगे? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसमें प्लस क्यू चार्ज दिखाऊंगा तो इसमें माइनस क्यू चार्ज दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? बिल्कुल दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो इन दोनों कंडक्टर के बीच की, हेलो, इन दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है डी। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से मेजर करेंगे। सेंटर से मेजर करेंगे। डिस्टेंस कितनी है? डी। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज डी। ठीक है, मान लो इन दोनों कंडक्टर के बीच में एक मिड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट। क्या होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर मैंने बोला है, एम को मिड पॉइंट बोला है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये डिस्टेंस आपकी डी है तो ये डिस्टेंस आधी होगी, ये डिस्टेंस आधी होगी। दिस इज नथिंग बट द डी बाई टू। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? डी बाई टू। क्लियर है क्या? सिंगल फेज टू वायर लाइन में जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? दोनों कंडक्टर के बीच जो मिड पॉइंट होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। ये बताओ, दोनों में चार्ज सेम है क्या? दोनों में चार्ज सेम है ना? तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू। अब प्लस चार्ज की वजह से कैसा पोटेंशियल आएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल आएगा। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं डी बाई टू पॉइंट एम पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? मान लो पॉइंट चार्ज मान के चल रहे हैं, पैसे पॉइंट नहीं होता आपका लाइन चार्ज होता है, लेकिन मैं पॉइंट चार्ज से बता देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा? एक्स। यही पोटेंशियल का फार्मूला बचपन से पढ़ के आ रहे हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। आर मतलब डिस्टेंस, या फिर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहां पर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस में? डी बाई टू डिस्टेंस में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट एम पे कितना पोटेंशियल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है? डी बाई टू। ये पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। यहां पर निगेटिव चार्ज है तो बेटा मिड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा? निगेटिव पोटेंशियल है। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई डी बाई टी। लेकिन ये पोटेंशियल कैसा? निगेटिव। जितना इसकी वजह से इस पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही आपका निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो सिंगल फेज टू वायर जो लाइन होती है, सिंगल फेज टू वायर लाइन पे जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जितना यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो नेट में आपका है पॉइंट, मिड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। 0 होने का मतलब कैसा पॉइंट होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो हमेशा बात ध्यान रखेंगे कि सिंगल फेज टू वायर लाइन में, सिंगल फेज टू वायर लाइन में जो मिड पॉइंट होता है, सिंगल फेज टू वायर लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो कैसा पॉइंट होता है? 0 पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब आप इसको न्यूट्रल या फिर ग्राउंड समझ सकते हैं। इसको क्या समझ सकते हैं? न्यूट्रल या फिर ग्राउंड। और आप देखेंगे कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का जो पोटेंशियल होता है, हेलो, कंडक्टर और ग्राउंड, हेलो, 0 पोटेंशियल का मतलब ग्राउंड इज नथिंग। कौन सा पोटेंशियल? तो कंडक्टर और बेटा न्यूट्रल के बीच का पोटेंशियल क्या होता है? फेज वोल्टेज। ये कौन सा है बेटा? ये कंडक्टर
और ग्राउंड या फिर न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होगा, कौन सा पोटेंशियल होगा, फेज वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज ऐसे मेजर करते हैं, और इनके बीच का जो टोटल पोटेंशियल है, मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की थी, तो दैट इज V इज इक्वल टू कितना होगा, 2 फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज कितना होगा, दैट इज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2। डिस्कस करेंगे इसको कल, लेकिन आज मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। सिंगल फेज टू वायर लाइन में, सिंगल फेज टू वायर लाइन में जो मिड पॉइंट होता है वो आपका जीरो पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा मिड पॉइंट पे, उतना ही यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल होगा। ये आपका न्यूट्रल होगा, दैट इज न्यूट्रल और फेज के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो फेज वोल्टेज कहलाएगा, ये आपका फेज वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो कल हम लोग इसके आगे डेरिवेशन करेंगे, और कल मैं आपको क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज और आपका विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। और फिर आपका एक और लेक्चर रह जाएगा, मतलब कल के बाद दो, यानी कल और परसों का 2 लेक्चर मिला के आपका कोरोना का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लग सकते हैं कि आपको क्वेश्चन भी कराने होंगे, उसके बाद कोरोना विल बी फिनिश। उसके बाद हम लोग एक और छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे, सैग और टेंशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। कल की जो क्लास है सुन लीजिए, मंडे से आपका जो शेड्यूल रहेगा मैं आपको बता देता हूं। मंडे से आपका यूटिलाइजेशन की क्लास चलेगी 1.5 घंटे की, डीसी मशीन की क्लास चलेगी 1.5 घंटे की, इंडक्शन मशीन की क्लास चलेगी आपकी 2 घंटे की, और ट्रांसमिशन जो आपका चल रहा है उसकी क्लास रहेगी 2 घंटे की। ये आपका शेड्यूल रहेगा जो है वो आपका मंडे से रहेगा। टाइमिंग मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मंगलवार को जो क्लास रहेगी वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। इसी की क्लास है इसलिए क्लास में आपकी लीव कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन क्लास रहेगी, ऑफलाइन जिसको पढ़ रहा है, जो बैच चल रहा है उसमें आपके आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन में आपका सारी चीजें कंप्लीट कराया जाएगा। जनरेशन में आपका वीकेंड में 1 या 2 दिन लूंगा मैं, शेड्यूल आपको अगले वीक से भेज दूंगा। ठीक है, यानी 7 दिन का शेड्यूल होता है। ट्रांसमिशन में 5 दिन पढ़ाऊंगा और 2 दिन में आपके जो प्लांट बचे उनको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, 5 को एग्जाम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यूटिलाइजेशन और डीसी की क्लास चलेगी, वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको जो। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।